फ्रेंड्स, मैं धर्मेश सिंह तोमर आपका स्वागत करता हूं मेरे अपनी एक और वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए। उनकी बहुत महत्वपूर्ण पोएम है, बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, चैप्टर 4 टू द कुकू। टू द कुकू, टू द कुकू के राइट जो पोएट हैं वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। फ्रेंड्स, मैं पहले विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर लवर पोएट हैं और इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एरा जो होता है, रोमांटिक एज, उसकी शुरुआत की थी एसटी कॉलेज के साथ मिलकर। फ्रेंड्स, टू द कुकू के बारे में मैं बता देना चाहता हूं। जब भी आप पोएम पढ़ें तो अपनी टेक्स्ट बुक अपने पास रखें, टेक्स्ट बुक अपने साथ लेकर बैठें और एक एक वर्ड्स उसके देखते जाएं और सारी चीज आपको दिखाई देगी। मैं पहले बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स कि ये जो पोएम है वो एक ओड है, ओड, और 8 एक्सट्रैक्ट है इस पोएम में और प्रत्येक एक्सट्रैक्ट एक क्वार्टरन है। क्वार्टरन मतलब 4 लाइन का एक जो स्टैंजा होता है उसको क्वार्टरन बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ज्यादा देर न करते हुए हम पोएम शुरू करते हैं, लेकिन पोएम पढ़ने से पहले हम जानेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट कॉकरमाउथ। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कॉकरमाउथ में हुआ था और इनका जन्म हुआ था 1770 में और इनकी डेथ हो गई थी 1850। He was educated at the Grammar School of Oxford and St. John's College, Cambridge. इनकी जो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा हुई थी उनकी ग्रामर स्कूल जो ऑक्सफोर्ड का था उसमें हुई, और जो उच्च शिक्षा हुई वो उनकी कैम्ब्रिज जो जॉन्स कॉलेज था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, उसमें हुई। फ्रेंड्स, इससे आगे बताते हैं हिज सीरियस पोलिटिकल एफर्ट एंड इवनिंग वॉक वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज 23 years old। जब ये केवल 23 वर्ष के थे तभी इनकी बहुत ही अच्छी सीरियस हो गए थे कविताओं को लिखने के बारे में, और इनकी कविता प्रकाशित हुई थी एन इवनिंग वॉक नाम से। लेटर ही बिकम अ फ्रेंड ऑफ एसटी कॉलेज एंड इन कोलैबोरेशन विद हिम रोट द लिरिकल बैलेट 1798। बाद में ये क्या हो गए थे, एसटी कॉलेज जो थे एक और बहुत ही फेमस पोएट थे, उनके संपर्क में आए, उनके मित्र बने और उनके सहयोग से, उनके कोलैबोरेशन से इन्होंने लिरिकल बैलेट्स किए। लिरिकल बैलेट्स फ्रेंड्स 1798 में लिखी गई और तभी से माना जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज की शुरुआत हुई। फ्रेंड्स, Wordsworth's poetical career was long and he composed a large number of poems. Friends, कविताओं में, लिटरेचर में अगर विलियम वर्ड्सवर्थ के कैरियर की बात की जाए तो इनका कैरियर बहुत लंबा है। बहुत सारी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं, बहुत ज्यादा संख्या में इन्होंने कविताओं को कंपोज किया है, लिखा है। He was a great admirer and a sincere lover of nature। ये प्रकृति के बहुत बड़े प्रशंसक थे और बड़ी ईमानदारी से प्रेम करते थे प्रकृति से, सिंसियर लवर थे, उसकी ईमानदारी से प्रेम करने वाले थे। आगे, नेचर फॉर हिम वाज गाइड, गार्जियन एंड सोल ऑफ हिज मॉरल बीइंग्स। उनके लिए नेचर एक गाइड थी, गाइड माने पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाली थी, एक पालक है, और सोल ऑफ हिज मॉरल बीइंग, उनकी जो नैतिकता है उसकी आत्मा है प्रकृति से वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। उनकी प्रत्येक पोएम में प्रकृति को ऑब्जेक्ट मान के ही लिखा गया है। उन्होंने जितनी भी पोएम्स लिखी हैं उन्होंने प्रकृति को ही ऑब्जेक्ट माना है। आगे कह रहे हैं ही वाज अ वर्शिपर ऑफ नेचर। वो प्रकृति के वर्शिपर थे, उसको पूजते थे, प्रकृति के पूजने वाले थे। ही कंपोज्ड पोएम ऑन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, और उन्होंने जो कविताएं लिखी थी वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही, प्रकृति के जो ऑब्जेक्ट्स थे उन्हीं के ऊपर लिखी। फ्रेंड्स, प्रकृति के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है, प्रकृति को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। इसी संदर्भ में उन्होंने इस पोएम को लिखा है, टू द कुकू। कोयल बसंत ऋतु से जुड़ी हुई है और इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है जो पोएम में आप फ्रेंड्स,
ये कुछ जानकारी विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। आइए अब देखते हैं टू द कुकू पोएम के बारे में। जो बुक में जानकारी दी गई उसको और पढ़ते हैं, फिर कविता शुरू करेंगे अपनी। टू द कुकू इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की सबसे खूबसूरत कविताओं में से टू द कुकू एक है। ये एक ओल्ड पोएम है। ही वेलकम्स द बर्ड। यहाँ पे इस कविता में उन्होंने ये जो कुकू बर्ड है, ये जो पक्षी है, कोयल है, इसका उन्होंने स्वागत किया है जैसे ब्लिथ न्यू कमर। ब्लिथ माने प्रसन्न चित्त, न्यू कमर एक नया आगंतुक होता है। ब्लिथ न्यू कमर यानी प्रसन्न चित्र नए आगंतुक के रूप में उसका स्वागत किया है। एज ए सॉन्ग कैप्टिवेट्स एंड मूव्स हिम। उसके जो सॉन्ग है, उसके जो गीत हैं कोयल के, वो उसे वर्ड्सवर्थ को बहुत ज्यादा मोहित कर लेते हैं और उन्हें पहुंचा देते हैं टू सुप्रीम स्पिरिचुअल जॉय। सर्वोच्च आध्यात्मिक जो आनंद होता है उसमें उन्हें भेज देते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ बिंदु थे जो पोएम के बारे में बताए गए। अपनी पोएम शुरू करते हैं। बहुत सुंदर कविता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ये जो कविता है इसमें 8 एक्सट्रैक्ट हैं और प्रत्येक एक्सट्रैक्ट क्वार्टरन है। क्वार्टरन मतलब 4 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसको क्वार्टरन बोला जाता है। और एक एक स्टैंजा वाइज, एक एक एक्सट्रैक्ट वाइज हम इसको समझने का प्रयास। पहला एक्सट्रैक्ट लेते हैं पोएम की पहली 4 लाइन्स। पहली जो 4 लाइन है फ्रेंड्स, उसको देखेंगे अगर आप समझते हो इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी ए बी। इसकी जो राइम स्कीम है एक्सट्रैक्ट की वो है ए बी ए बी। आप बोर्ड पे देखें और आप समझ रहे होंगे कि पहली लाइन और तीसरी लाइन में राइम हो रही है और दूसरी लाइन और चौथी लाइन में राइम हो रही है। ठीक है, इसीलिए इसको कहेंगे ए बी और ए बी। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पोएट यहां पर पहले एक्सट्रैक्ट में कोयल का स्वागत करते हुए कहता है, ओ ब्लीथ न्यू कमर आई हैव हियर, आई हियर दी एंड rejoice. O cuckoo, shall I call thee bird, or but a wandering voice? पूरा एक्सट्रैक्ट एक क्वेश्चन के रूप में है। कवि कहता है कोयल से, ओ ब्लीथ न्यू कमर, अरे प्रसन्न चित्त नए आगंतुक, यानी नए आने वाले नए मेहमान। अगर अरे प्रसन्न चित्त नए मेहमान, आई हैव हियर मैंने सुना, आई हियर दी एंड रिजॉइस मैंने तुम्हें सुना। दी THEE दी जो शब्द है इसका मतलब है तुम्हें। मैंने तुम्हें सुना एंड रिजॉइस और आनंदित हुआ। ओ कुकू अरे कोयल, शैल आई कॉल दी बर्ड क्या मैं तुमसे बर्ड कहूं, क्या मैं तुमसे पक्षी कहूं, क्या तुम पक्षी हो। और बट अ वंडरिंग वॉइस या फिर घूमने वाली आवाज, इधर उधर घूमने वाली आवाज। फ्रेंड्स, बड़ा सिंपल है इस पोएम को समझना, शाब्दिक भी समझ सकते हैं। फिर एक बार देख रहे हैं, यहाँ पर कवि कोयल का स्वागत करते हुए कहता है, ओ ब्लिथ न्यू कमर, अरे नए आगंतुक, प्रसन्न चित्त नए आगंतुक, अरे प्रसन्न चित्त नए मेहमान, मैंने तुम्हें सुना है। आई हियर दी मैंने तुम्हें सुना एंड रिजॉइस और आनंदित हुआ। ओ कुकू अरे कोयल, शैल आई कॉल दी बर्ड क्या मैं तुमसे पक्षी कहूं, या फिर और बट अ वंडरिंग वॉइस या फिर एक घूमने वाली आवाज। फ्रेंड्स, इसी एक्सट्रैक्ट के साथ मैं तुम्हें एक जो इस कविता में बार बार आने वाले शब्द हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि दाओ, दी, ये शब्द आपको बार बार मिलेंगे। फ्रेंड्स, दाओ, दाए या दाइन और दी का संबंध वैसा ही जैसे यू, योर और यू में। एक यू सब्जेक्टिव है और दाए और जो योर शब्द है ये पजेसिव है, पजेसिव प्रोनाउन है, और जो दूसरा जो यू है वो एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक उसी प्रकार से दाओ शब्द सब्जेक्टिव होता है, दाए और दाएं शब्द पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, और दी शब्द जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है।
तो फ्रेंड्स इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखें, और ये चीज आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, आप दोनों का कंपेरिजन करिए, तुलना करिए और समझने का प्रयास करें। आई फ्रेंड्स, इसी के साथ आप दूसरा एक्सट्रैक्ट शुरू करते हैं। दूसरे एक्सट्रैक्ट को देखें। While I am lying on the grass, thy twofold sound I hear from hill to hill. It seems to pass at once far off and near. यहाँ कभी कहता है While I am lying on the grass, जब मैं घास पर लेटा हुआ हूँ। दाई दाई माने आपकी, तुम्हारी। यहाँ पे जो दाई शब्द आ रहा है ये पजेसिव प्रोनाउन है। तुम्हारी टू फोल्ड साउंड, तुम्हारी दोहरी जो चिल्लाने की आवाज है, अर्थात तुम्हारी जो आवाज है वो दोहरी आवाज आई हियर मैंने सुनी, तुम्हारी दोहरी आवाज मैंने सुनी। फ्रॉम हिल टू हिल, पहाड़ी से पहाड़ी तक। इट सीम्स टू पास, ऐसा लगता है जैसे यह एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाती है। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, और एक बार में ही दूर तक चली जाती है और नजदीक आ जाती है। एक बार में ही ऐसा प्रतीत होता है ये काफी दूर है, कि यहाँ दूर बहुत दूर से आवाज आ रही है, और एक बार में ही ऐसा प्रतीत होता है ये बहुत नजदीक से आवाज आ रही है। फ्रेंड्स एक बार फिर से इस एक्सट्रैक्ट को समझने का प्रयास करें। यहाँ पर कवि कहता है While I am lying on the grass, जब मैं घास पर लेटा हुआ हूँ। Thy twofold sound I hear, तुम्हारी दुगनी चिल्लाने की आवाज, अर्थात तुम्हारी जो आवाज है कूकने की, वो दुगनी आवाज मैंने सुनी। ऐसा लगता है, इट सीम्स टू पास, ऐसा लगता है कि यह हिल टू हिल माने एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक गुजरती है, जाती है। एक पहाड़ी से लेकर दूसरी पहाड़ी तक जाती है। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, और एक बार में ही बहुत दूर लगती है, और एक बार में ही ऐसा लगता है नजदीक है। फ्रेंड्स आप इसको अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। मीनिंग्स को देखें, वर्ड टू वर्ड देखें, लाइन टू लाइन समझने का प्रयास करें। बिल्कुल ये पोएम है इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स ये यहां तक हमारे दो एक्सट्रैक्ट पूरे हो जाते हैं। आइए फ्रेंड्स अपना तीसरा एक्सट्रैक्ट समझने का प्रयास करते हैं। देखें ध्यान से। दो babbling only to the veil of sunshine and of flowers, thou bringest unto me a tale of visionary hours. फ्रेंड्स तीसरे एक्सट्रैक्ट में कवि कहता है दो, यद्यपि, बैबलिंग, बैबलिंग माने वैसे तो कई मीनिंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग समझेंगे जो कलकल की आवाज होती है, पानी के बहने की जो आवाज होती है, उससे मीनिंग लगाएंगे। यद्यपि जो पानी के कलकल की जो आवाज होती है, ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन एंड फ्लावर्स, केवल घाटियों में होती है। वेल मीन्स घाटी, वेल घाटियों में होती है, वो भी जहां सूर्य का प्रकाश होता है, और फ्लावर्स अर्थात सूर्य के प्रकाश और फूलों की घाटियों में ही कलकल की आवाज होती है। दाउ ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल, लेकिन तुमने क्या किया है? दाउ, तुम, ब्रिंगेस्ट माने लाई हो, अनटू, अनटू मीन्स तक, मी, तुम मेरे तक लेके आए। यद्यप जो पानी के कलकल की आवाज होती है वो फूलों और सूर्य के प्रकाश की घाटियों में होती है, किंतु तुम मेरे पास तक लेकर आई हो ए टेल, एक कहानी लेके आई हो। और विजनरी आवर्स, विजनरी आवर्स का मतलब होता है काल्पनिक घंटे, काल्पनिक समय या पारदर्शिक जो समय है वो मेरे पास लेकर आई हो। फिर से ये दो लाइन को समझते हैं। कवि यहां ये कहता है कि तुम एक पारदर्शिक जो घंटे हैं, पारदर्शिक समय है, उसमें एक कहानी मेरे पास लेकर आई हो। फ्रेंड्स तीसरा जो एक्सट्रैक्ट था मेरे ख्याल से आप आसानी से समझ पाए। फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना चौथा एक्सट्रैक्ट। बहुत सुंदर एक्सट्रैक्ट है इस पोएम का, ध्यान से देखेंगे। यहां कवि कहता है कोयल से, Thrice welcome, darling of the spring, even yet thou art to me no bird but an invisible thing, a voice, a mystery. इस एक्सट्रैक्ट में कवि कहता है थ्राइस वेलकम, कोयल तुम्हारा तिगुना स्वागत है, तुम्हारा तिगुना स्वागत है। डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग, तुम स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु की प्रिय हो, अर्थात बसंत ऋतु की प्रिय हो, बसंत ऋतु की डार्लिंग हो। तो यहाँ कवि इस एक्सट्रैक्ट में कवि कोयल को बसंत ऋतु की प्रिय अर्थात डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग कह के संबोधित करता है और उसका तिगुना स्वागत करता है। इवन येट दाउ आर टू मी, अभी तक,
तुम्हारे कौशल मेरे तक आए हैं, तुम्हारी कला मेरे तक आई है, तुम्हारी कला मैंने देखी है। नो बट, तुम कोई पक्षी नहीं हो, बट एन इनविजिबल थिंग, बल्कि तुम एक अदृश्य चीज हो। अदृश्य चीज हो, ऐसी चीज हो जो कभी दिखाई नहीं देती है। ए वॉइस, एक आवाज हो। ए मिस्ट्री, एक रहस्य हो। फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत एक्सट्रैक्ट था। एक बार फिर से देखें। यहाँ पर कवि कहता है, अरे कोयल तुम्हारा तिगुना स्वागत है, तुम बसंत ऋतु की प्रिय हो। यद्यप तुम्हारी बहुत सारी कलाएं मेरे तक आई हैं, तुम्हारे बहुत सारे कौशल मैंने अभी तक देखे हैं, तुम कोई बर्ड नहीं हो बल्कि एक अदृश्य चीज हो, तुम एक आवाज हो, तुम एक रहस्य। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। आइए अगला एक्सट्रैक्ट देखते हैं। अगले एक्सट्रैक्ट में कवि बोलता है, द सेम होम इन माई स्कूल बॉय डेज आई लिसन टू दैट क्राई which made me look 1,000 ways in bush and in tree and sky। इस एक्सट्रैक्ट में कवि अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए कहता है, द सेम, ठीक वही, ऐसी ही, सेम ऐसी ही, whom in my school days, जो मेरे स्कूल के दिनों में थी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, एक स्टूडेंट था, छात्र था, उस समय भी ऐसी एक आवाज थी, आई लिसन, जो मैंने सुनी थी, आई लिसन टू, मैंने सुनी थी, दैट क्राई, यही चिल्लाने की आवाज, यही क्राई अर्थात यही कूकने की आवाज मैंने सुनी थी, विच मेड मी लुक 1,000 वेज, जिसने मुझे कई प्रकार से दिखवाया था। मेड यहाँ पर कॉजेक्टिव वर्ब है। मेड लगा के जब भी कोई सेंटेंस बनाया जाता है, इसका मतलब होता है किसी कार्य को करवाना। तो यहाँ पे कभी बोलता है, विच मेड मी लुक 1,000 वेज, जिस चीज ने मुझे कई हजार तरीकों से दिखवाया था तुम्हें, इन बुश, झाड़ियों में, एंड ट्री, पेड़ पर, एंड स्काई, और आकाश। तो ये था अगला एक्सट्रैक्ट। आगे कवि अगले एक्सट्रैक्ट में कवि कहता है, टू सीक थी डिड आई ऑफन रोव थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, एंड thou wert still a hope, a love still longed for, never seen। ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें एक नई चीज मैं बताऊंगा आपको। यहाँ कभी पहली लाइन में बोलता है, टू सीक दी डिड आई ऑफन रोव, तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम्हें जानने के लिए, डिड आई ऑफन रोव, मैं अधिकतर घूमता रहा, थ्रू वुड्स, जंगलों से, एंड ऑन द ग्रीन, और हरियाली में, जंगलों से और हरियाली में मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अधिकतर घूमता रहा। एंड दाउ वर्ट स्टिल अ होप, तुम अब भी मेरे लिए एक आशा हो, ए लव, और एक प्यार हो, स्टिल लॉन्ग फॉर, और अभी भी एक लंबी इच्छा हो, लंबे समय की मेरी इच्छा हो, नेवर सीन, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है, इसीलिए तुम मेरी लंबे समय की इच्छा हो कि मैं तुम्हें देखूं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप तीसरी लाइन में देखेंगे, यहाँ पे दाव के बाद वर्ड शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ जो वर्ड शब्द है, इसको आप वर्ड समझें, और जो दाव शब्द है वो उसको आप यू समझें। दाव और यू में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि दाव हमेशा सिंगुलर होता है और यू हमेशा प्लूरल होता है। यू के साथ वर का प्रयोग करते हैं और दाव के साथ वर्ड, अर्थात सिंगुलर यूज है, एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। दाव शब्द प्राचीन समय में जब अंग्रेजी की कविताएं लिखी जाती थी, तो जब ईश्वर के प्रति कोई कविता लिखी जाती थी, ईश्वर को संबोधित करके जब कोई कविता लिखी जाती थी, तो उसमें दाव शब्द का प्रयोग करते थे, और दाव शब्द ईश्वर के लिए लगाते थे, अर्थात तुम। तो मेरे ख्याल से इन चीजों को आप समझ पाए होंगे, और इनको ध्यान से सुनेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। मैं इसे एक्स्ट्रैक्ट को एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। मैं टू सीक दी डिड आई ऑफन रोव, तुम्हें ढूंढने के लिए मैं अधिकतर घूमा, थ्रू वुड्स एंड ऑन ग्रीन, जंगलों में और हरियाली में, जंगलों में और हरियाली में तुम्हें ढूंढने के लिए मैं अधिकतर घूमता रहा और घूमा। एंड दाउ वर्ट स्टिल अ होप, और तुम अब भी मेरे लिए आशा थी, तब भी मेरे लिए आशा थी और आज भी मेरे लिए आशा हो, ए लव, एक प्रेम हो, स्टिल लॉन्ग फॉर, अभी भी मैं तुम्हारे लिए इच्छित हूं, अर्थात तुम्हारे लिए अभी तक मेरी एक लंबी इच्छा है। नेवर सीन, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, अर्थात तुम्हें देखने की मेरी अभी भी एक
लंबी इच्छा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये एक्सट्रैक्ट समाप्त होता है। आइए अगले एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं। अगले एक्सट्रैक्ट में कभी कहता है एंड आई कैन लिसन टू दी येट कैन लाई अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू बिगिन दैट गोल्डन टाइम अगेन। इस एक्सट्रैक्ट में कभी कहता है, कभी उस पोयम को संबोधित करते हुए कहता है एंड आई कैन लिसन टू दी येट, मैं अभी भी तुमको सुन सकता हूं, मैं अभी भी तुमको सुन सकता हूं। कैन लाई अपॉन द प्लेन, क्या मैं प्लेन जो समतल स्थान है उस पर लेट जाऊं यानी लेट कर सुनूं तुम्हारी आवाज को। एंड लिसन, और सुनूं, टिल आई डू बिगिन, कब तक? तब तक जब मैं अपना प्रजनन करूं, यानी अपने जैसे एक और जीव को उत्पन्न करूं, अर्थात प्रजनन का समय हो। दैट गोल्डन टाइम अगेन, और फिर से वही गोल्डन समय मेरे लिए आ जाए, फिर से वही सुनहरा समय मेरे लिए आए। फ्रेंड्स, इस जो एक्सट्रैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट में कभी यही कहना चाहता है कि मैं अब भी तुम्हें उसी प्रकार से सुनता हूं जैसे स्कूल डेज में मैंने तुम्हें सुना था, जैसे घास पे लेटकर मैंने सुना था। तो वही कभी कहना चाहता है कि मैं तुम्हें फिर से अभी तक तुम्हें वैसे ही सुनता हूं, क्या मैं फिर से प्लेन में लेट जाऊं, फिर से तुम्हें सुनूं और तब तक सुनता रहूं उस समय तक जब तक मेरा जो गोल्डन टाइम होता है, बिगेट अर्थात प्रजनन का समय होता है, तब तक मैं तुम्हें सुनूं। आइए फ्रेंड्स, पोएम का अंतिम एक्सट्रैक्ट समझने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान दें, अपनी बुक को साथ रखें, बुक से देखकर ही क्लियर करते रहें। अंतिम एक्सट्रैक्ट में कभी कोयल को संबोधित करते हुए कहता है ओ ब्लेस्ड बर्ड, द अर्थ वी फेस अगेन अपीयर्स टू बी एन अबसब्सटेंशियल फेयरी प्लेस दैट इज फिट होम फॉर थी। इस एक्सट्रैक्ट में कवि कोयल को ओ ब्लेस्ड बर्ड कह के संबोधित करता है। ओ ब्लेस्ड बर्ड अर्थात जिसको आशीर्वाद मिल चुका है, ऐसा पक्षी जिसे ईश्वर का आशीर्वाद मिला है, अर्थात भाग्यवान पक्षी। द अर्थ वी पेस, यह पृथ्वी जिसपे हम चलते हैं, पेस करते हैं, गति करते हैं, जिसपे हम रहते हैं, अगेन अपीयर्स, फिर से लगती है मुझे, फिर से महसूस होती है, ऐसी दिखाई देती है, टू बी एन अबसब्सटेंशियल, जैसे कि अतात्विक हो गई है, बिना पदार्थ की, बिना सार की हो गई है, मेरे लिए अतात्विक हो गई है, और एक परिलोक हो गई है, फेयरी प्लेस हो गई है, एक परियों का देश हो गई है, दैट इज फिट होम फॉर दी, और जो तुम्हारे लिए बहुत ही फिट प्लेस है, बहुत ही उचित स्थान है, जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा स्थान है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसके 8 एक्सट्रैक्ट थे, छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट थे, बड़ी आसानी से आप समझ पाए होंगे। फ्रेंड्स, पोएम को आप ध्यान से देखें। एक बार वीडियो देखने से अगर पोएम क्लियर ना हो तो आप इसको एक बार और देखें। सारी चीजें आपको बोर्ड पे दिख रही होंगी, क्लियरली दिख रही होंगी, फिर भी मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ रखें, मीनिंग से लिखते जाएं, लाइन टू लाइन समझने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और अन्य जो जरूरतमंद छात्र हैं उन तक शेयर करें, और ऐसे और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।